बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिकल बॉन्डिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, मॉडर्न थीरीज ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के हवाले से जो मॉडर्न कंसेप्ट्स हैं वो क्या हैं। लेकिन इससे पहले हमने जो डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर्स में, आपको पता है हमने आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन और कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन डिस्कस की थी। उस जो बॉन्ड फॉर्मेशन में वो जो कंसेप्ट यूज किया था वो था लेविस मॉडल, क्लासिकल लेविस मॉडल ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। उसमें हमने डिस्कस किया था हाउ एटम्स आर बॉन्डेड टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। उसमें हमने डिस्कस किया एटम किस तरह आपस में मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। और हमने क्या डिस्कस किया था, हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स, इलेक्ट्रॉन कैसे आपस में शेयरिंग करते हैं, जिसमें हमने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा, डबल कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा। तमाम चीजों को हमने डिस्कस किया। तो जो लेविस मॉडल है कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन का, ये सक्सेसफुली बॉन्ड फॉर्मेशन को, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस करता है, ये इसकी अचीवमेंट है। लेकिन इसके साथ साथ लेविस मॉडल जो है मॉलिक्यूल की या सब्सटेंस की ज्योमेट्री या शेप को एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि ज्योमेट्री और शेप का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड की ज्योमेट्री या शेप का पता नहीं होगा तो हम उस कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी नहीं कर सकते। किसी रिएक्शन के मैकेनिज्म को हम जो है वो स्टडी करने के लिए उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री का पता होना भी ज़रूरी है, उसकी शेप का पता होना भी ज़रूरी है। उसके अलावा हमें और भी मॉलिक्यूल्स की जो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज होती हैं, मुख्तलिफ पैरामीटर्स होते हैं, जैसा कि ज्योमेट्री, शेप मैंने बता दिया, बॉन्ड पोलैरिटीज, बॉन्ड डिस्टेंसेस, दो बॉन्ड्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, बॉन्ड एंगल जिसको कहते हैं वो पता होना जरूरी है। एनर्जी ट्रांजिशंस के जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती हैं तो एनर्जी में क्या क्या चेंज आती है और किस लेवल पे जाके रिएक्शन प्रोसीड करता है, इन तमाम चीज़ों की जो डिस्कशन है इस लेविस मॉडल में नहीं है। तो फिर हमारे पास एक ऐसा ट्रू मॉडल होना चाहिए जिसकी रिक्वायरमेंट क्या हो, जो शेप, एनर्जी, ज्योमेट्री, बॉन्ड डिस्टेंस, बॉन्ड एनर्जीज, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, इन तमाम चीजों को सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन करे। तो इस ट्रू मॉडल का जो आंसर है या जो ये बेस करता है, जो कि जिसके ऊपर ये तमाम चीजें हम एक्सप्लेन कर सकें, वो हम डिस्कस करते हैं मॉडर्न theories of chemical bond formation, modern theories of covalent bond formation। और ये बेस करती हैं ऑन वेव मैकेनिकल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, या हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो चैप्टर था 5th चैप्टर उसमें पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में मूव करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ वेव मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को कंसिडर करते हुए हम ये थ्योरीज जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। जो ये तमाम ये पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए हैं जो कि ट्रू मॉडल के होने चाहिए, उनका आंसर हम इन थ्योरीज में तलाश कर सकते हैं। इसलिए उनको बोलते हैं मॉडर्न थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। ये आपकी टेक्स्ट बुक की लाइंस यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये सारा आपकी टेक्स्ट बुक के शुरू में वेस्पर थ्योरी के स्टार्ट में लिखा हुआ है। तो जो मॉडर्न थ्योरीज हैं कौन कौन सी हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेस्पर थ्योरी, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कि वैलेंस आपको पता है बॉन्ड फॉर्मेशन हमने डिस्कस किया है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है कौन करता है, किसी भी एटम के वैलेंस शेल कि में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इनर शेल्स जो अंदर वाले शेल हैं, फर्ज करें कि एटम के 3 शेल्स हैं KLM, तो K और L बॉन्ड फॉर्मेशन में शामिल नहीं होगा, M बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो वैलेंस शेल चूंकि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं इसलिए हम उसको कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उसके मतलब जो थ्योरी होगी वो कहलाएगी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एक्सटेंशन है वो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एक्सटेंशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। ये हम तफसील से बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लास्ट में डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये तमाम थ्योरीज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है चैप्टर नंबर 6 का, जिसको हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। ये जो तमाम थ्योरीज हैं ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से
एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सबके लिहाज से ये मॉडर्न कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ये आगे सेकंड ईयर में हायर क्लासेस में अगर आप केमिस्ट्री में जाते हैं तो उसमें आपको इसका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है या होगा। तो वेस्पर थ्योरी जो हमारे पास है, ये इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर वीबीटी, उसके बाद फिर हाइब्रिडाइजेशन, और सबसे आखिर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे वेस्पर थ्योरी। सबसे पहले जो थ्योरी है मॉडर्न थ्योरीज में वो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब इसका नाम ये क्या है, इसकी तफसील समझने से पहले हमें जो है पहले कुछ टर्म सीखनी है जो कि हम बार बार यूज करना है इस थ्योरी में और आगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी और एमओटी में भी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, वैलेंस शेल का तस्करा मैं बार बार कर रहा हूं। वैलेंस शेल, किसी भी मॉलिक्यूल में जब कोई एटम बॉन्डिंग करता है तो बॉन्डिंग करने के लिए वो वैलेंस शेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाता है, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करवाता है। फॉर एग्जांपल कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इसके दो शेल्स होंगे, के शेल और एल शेल। के शेल में इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं और एल शेल में इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अभी पूरी नहीं लिख रहा, पहले सिर्फ मैं ये बता रहा हूं के शेल और एल शेल। ये जो एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इस एल शेल को बोलेंगे वैलेंस शेल। क्या बोलेंगे, वैलेंस शेल। इस वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये हमने लेविस कंसेप्ट में पढ़ा हुआ है। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 हाइड्रोजन एटम्स, या हाइड्रोजन जो है इसका के शेल होता है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसके पास के शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसका ये एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के एल शेल में मौजूद 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ये हमने लेविस कंसेप्ट में पढ़ा हुआ है। ये 4 बॉन्ड जब बना लेता है तो इसमें जो कार्बन का बॉन्ड फॉर्मेशन में शेल इन्वॉल्व हुआ है वो कौन सा हुआ है, वैलेंस शेल इन्वॉल्व हुआ है। अब वैलेंस शेल का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया कि किसी भी एलिमेंट के अगर 3 शेल हैं तो थर्ड शेल उसका वैलेंस होगा, अगर 4 हैं तो फोर्थ शेल उसका वैलेंस शेल होगा। वैलेंस शेल के बाद अगली टर्म क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब इलेक्ट्रॉन पेयर्स की हम बात करेंगे तो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो 2 किस्म के होते हैं, एक होता है बॉन्ड पेयर और एक होता है लोन पेयर। इसका मतलब हमें समझना है। फर्ज करें इस कार्बन ने वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल किया और 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए। अब ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन गए तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है बेसिकली वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। इसको बोलते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, ये एक ये कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, 4। तो देखें कार्बन के पास 4 बॉन्ड पेयर होंगे, इसको बोलेंगे हम, ये इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर कहलाएंगे। जबकि अमोनिया में देखें, अमोनिया में नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको पहले से पता है। 3 उसने बॉन्ड बना लिए और एक इलेक्ट्रॉन पेयर वैलेंस शेल में पड़ा हुआ है जिसने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। इस लोन पेयर ने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को जो वैलेंस शेल में पड़ा हो लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ना करे, इसको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इसको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर 2 किस्म के होंगे, बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं और बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी हो सकते हैं। यानी कि कार्बन के वैलेंस शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और 4 के 4 बॉन्ड पेयर हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर 0 है। जबकि नाइट्रोजन की बात, अमोनिया की बात करें तो इसके वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 4 हैं। 4 में से 3 आपको बॉन्ड पेयर हैं, हाइड्रोजन से इसने बॉन्ड पेयर बना लिए और एक लोन पेयर है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें भी कितने हैं, 4। इसमें आ जाए, ये उसकी एग्जांपल मैंने ओपन करके लिखी है, 3 ये बॉन्ड पेयर है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये क्या है, लोन पेयर। ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो किसी भी एटम के वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं, लोन पेयर भी हो सकते हैं, तो या दोनों मिला के हो सकते हैं। इसमें चारों बॉन्ड पेयर थे, लोन पेयर 0 था। इसमें भी टोटल 4 हैं, 4 में से 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है। इस केस में देखो वाटर में भी ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, लेकिन उसने 2 इसने हाइड्रोजन से बॉन्डिंग की हुई है और ये 2 लोन पेयर हैं, इन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। इसमें भी टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4, लेकिन इसमें 4 के 4 बॉन्ड पेयर, इसमें 4 में से 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, और वाटर में 4 में से 2 बॉन्ड पेयर,
दो लोन पेयर। तो हमने इलेक्ट्रॉन पेयर का कंसेप्ट सीखा कि किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर की फॉर्म में भी हो सकते हैं और लोन पेयर की फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो ये कंसेप्ट मैंने समझा दिया। अगली टर्म ये मैंने क्या लिखी है, अब जो मॉलिक्यूल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वेस्पर थ्योरी में, उसमें सेंट्रल एटम का कंसेप्ट हम बार बार यूज करेंगे। अब सेंट्रल एटम का मतलब क्या होता है, देखें सेंटर का कंसेप्ट हम उसी सूरत में यूज करते हैं जब दोनों तरफ कोई ना कोई चीज कम से कम हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ए बी लिखा है, अब ए के इस तरफ कुछ नहीं है और इस बी के इस तरफ कुछ नहीं है, एक तरफ ए के बी है और दूसरी तरफ कुछ नहीं है, इस बी के इस तरफ ए है इस तरफ कुछ नहीं है, इसका मतलब ए बी मॉलिक्यूल कोई है, जैसे HCl है, ऐसे HF है, HBr है। इन मॉलिक्यूल्स में जो डाइटोमिक मॉलिक्यूल होंगे, जो डाइटोमिक मॉलिक्यूल जो होते हैं कौन से होते हैं, जो मोनोवैलेंट होते हैं। मोनोवैलेंट का मतलब जो एक वैलेंसी रखता हो, डाइवैलेंट जो दो वैलेंसी रखता हो, ट्राइवैलेंट जो 3 बॉन्ड बना सकता हो, टेट्रावैलेंट जो 4 बॉन्ड बना सकता हो, और मोनोवैलेंट का मतलब जो एक बॉन्ड बनाने वाला हो। और यहाँ क्या लिखा है, पॉलीवैलेंट, इसका मतलब है किसी मॉलिक्यूल में जो एटम पॉलीवैलेंट होगा, जैसा कि कार्बन है ये 4 वैलेंसी रखता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, इसको बोलेंगे पॉलीवैलेंट सेंट्रल एटम, ये हमेशा सेंटर में होगा। नाइट्रोजन के बारे में देखें, ये 3 बॉन्ड बना रहा है, इसकी वैलेंसी 3 है, तो ये भी क्या कहलाएगा, पॉलीवैलेंट सेंट्रल एटम। सेंट्रल क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास इसके इर्द गिर्द मोनोवैलेंट एटम अटैच है। ये कौन से एटम अटैच है, मोनोवैलेंट। तो सेंट्रल एटम फिर क्या होता है किसी मॉलिक्यूल में, ऐसा एटम जिसकी वैलेंसी कम से कम 2 या 2 से ज्यादा हो, तो वो उसमें एक एटम सेंटर में आना ही आना होता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये Ab2 टाइप कोई मॉलिक्यूल है, इसमें ए की वैलेंसी 2 है, उसने 2 बी एटम से बॉन्डिंग की हुई है, तो इसके 2 बॉन्ड पेयर होंगे। इसी तरह ए की अगर वैलेंसी 3 है, ट्राइवैलेंट कहेंगे उसको, तो ए सेंटर में आएगा और उसके साथ 3 बी एटम अटैच होंगे जिसने उसको सराउंड किया होगा। सेम इसी तरह ये ए की वैलेंसी 4 है, जैसे कि कार्बन की 4 है, तो इसको बोलेंगे टेट्रावैलेंट, तो इसको भी क्या बोलेंगे, पॉलीवैलेंट, और इसके साथ 4 बी एटम अटैच हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेंट्रल एटम फिर कौन सा एटम होता है किसी मॉलिक्यूल में, ऐसा एटम जो क्या हो, पॉलीवैलेंट हो, मतलब कम से कम 2 या 2 से ज्यादा बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता होगा, तो वो हमेशा सेंटर में आएगा। और उसके साथ जो एटम अटैच होंगे वो क्या होंगे, मोनोवैलेंट मोस्टली होते हैं, क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखते हैं। जो मोनोवैलेंट एटम है वो सेंटर में नहीं आ सकते। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये जब तक ये एक बॉन्ड बनाएंगे तो ये मोनोवैलेंट कहलाएंगे। लेकिन हम आगे चल के देखेंगे एडवांस मॉलिक्यूल्स में या एडवांस स्टडीज में कि क्लोरीन और ब्रोमीन सेंटर में भी आ जाते हैं, ये पॉलीवैलेंट भी जो है वो स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर हम बेसिक एग्जांपल देखें तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन, क्लोरीन मोनोवैलेंट एटम के तौर पे किसी के साथ बॉन्डेड एटम की फॉर्म में आ सकते हैं, ये बी की जगह हो सकते हैं, सेंट्रल एटम ए की जगह नॉर्मली नहीं होते। लेकिन हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि ए की जगह सेंट्रल एटम हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है, लेकिन वो बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने सीखा सेंट्रल एटम नॉर्मली क्या होता है, पॉलीवैलेंट एटम जिसकी वैलेंसी 1 से ज्यादा हो, तो डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, टेट्रावैलेंट, पेंटावैलेंट, हेक्सावैलेंट, ये सारे जो मॉलिक्यूल एटम्स होंगे ये सेंटर में हमेशा आएंगे, इसके इर्द गिर्द दूसरे एटम्स अटैच होंगे। जैसे नाइट्रोजन के इर्द गिर्द हाइड्रोजन है, यहाँ पे सेंट्रल एटम ये है, यहाँ सेंट्रल एटम ये है, यहाँ सेंट्रल एटम ए है। उसके बाद अब हम इसका नाम समझते हैं, वेस्पर थ्योरी का नाम क्या है। लेकिन उससे भी पहले हमारे पास ये थोड़ा सा बेसिक्स है, ये टर्म्स आपने सीख ली। वैलेंस शेल जो आखिरी शेल होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर 2 किस्म के होते हैं, बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं और लोन पेयर भी हो सकते हैं। और सेंट्रल एटम कौन सा होता है, जो पॉलीवैलेंट एटम होते हैं किसी मॉलिक्यूल में वो हमेशा सेंटर में आएगा और मोनोवैलेंट उसके सराउंडिंग में आएगा। अब इस बात को हमने समझने के बाद जो 1940 में 2 साइंटिस्ट थे, सिडविक एंड पॉल, इन दोनों ने क्या बयान किया, इन्होंने पॉइंट आउट किया कि किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनकी अरेंजमेंट से आप शेप या ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को इंटरप्रेट कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट किसने दिया था, सिडविक और
पॉल ने 1940 में कि किसी भी एलिमेंट के सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों हो सकते हैं, उनकी मदद से, उनकी अरेंजमेंट से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर को, उनकी ज्योमेट्री, उनकी शेप को इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये इन्होंने जो है 1940 में ये पॉइंट आउट किया। तो उसके बाद नाइलोम एंड जिलेस्पी जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1957 में इसी कंसेप्ट को बेस बनाते हुए डेवलप्ड वेस्पर थ्योरी इन्होंने डेवलप की। और वेस्पर थ्योरी क्या थी? विच एक्सप्लेन्स द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन्होंने जो वेस्पर थ्योरी पेश की वो क्या करती थी? वो मॉलिक्यूल्स की शेप्स और ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करती थी। किसके लिए? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? सब ग्रुप ए वाले, जिसको हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, उनके कंपाउंड्स, नॉर्मली पी ब्लॉक वाले ज़्यादा तो होते थे, उनके कंपाउंड्स और एस ब्लॉक के भी कुछ कंपाउंड्स की जो अरेंजमेंट ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर से ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट किया, तो जो है उससे हमें शेप और ज्योमेट्री का पता चल गया। अब हम इसके नाम को समझते हैं। ये वेस्पर थ्योरी का नाम अब हमें समझ आएगा। क्या बड़ा बड़ा? वैलेंस शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर्स की रिपल्शन से मुतल्लिक थ्योरी। क्या मतलब हुआ? वैलेंस शेल, किसका वैलेंस शेल? सेंट्रल पॉलीवैलेंट एटम, यानी किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर्स की रिपल्शन से मुतल्लिक हम जो डिस्कशन करेंगे वो वेस्पर थ्योरी कहलाएगी। और इसकी अब बेसिक असम्पशन जो है हम डिस्कस करते हैं कि बेसिक असम्पशन इसकी क्या है। अब इसकी जो बेसिक असम्पशन है, इसको समझने के लिए हमने जो नाम सीखा है इसका, कि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो मैक्सिमम जो रिपल्शन उनके दरमियान होगी। तो इसकी बेसिक असम्पशन सीखते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में आता है कि वेस्पर थ्योरी की बेसिक असम्पशन क्या है जिस पर ये थ्योरी बेस करती है। तो वो क्या है कि कहता है कि जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन पेयर 2 हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन पेयर 3 हो, 4 हो, जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे। मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहने का क्या मतलब है, इसको ऐसे समझे। अब इलेक्ट्रॉन पेयर जो थे, बेसिक असम्पशन समझने से पहले एक और एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूंगा जिससे आपको बात समझ आ जाएगी। आप ये समझें कि आप एक जो है वो क्लास के इंचार्ज हैं और क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, और 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नहायत ही शैतान हैं, आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करते हैं। तो आपको मिनट बाद उनकी लड़ाई होने से पास बैठते हैं, लड़ाई करते हैं, और आपको उनकी शिकायत आ जाती है और वो पूरी क्लास का एनवायरनमेंट ख़राब करते हैं। तो आप चाहते हैं एज ए क्लास इंचार्ज, एज ए क्लास टीचर, आपकी कोशिश होती है कि इन दोनों शरारती बच्चों को जो आपस में मिनट मिनट पे लड़ते हैं, क्या उनको साथ साथ बिठाएंगे या दूर दूर बिठाएंगे? तो आपका जवाब होगा सर दूर दूर बिठाएंगे। क्यों बिठाएंगे दूर दूर? क्योंकि वो पास बैठने से लड़ते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को तंग करते हैं, जिससे पूरी क्लास का एनवायरनमेंट खराब होता है, पूरी क्लास अनस्टेबल हो जाती है उनकी लड़ाई, उनकी रिपल्शन और उनके शैतानियों से। आपने ये बात समझ लेनी है ज़हन में कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कर रहे हैं, जिनको हम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कह रहे हैं, समझ लें ये शरारती बच्चों की तरह हैं। जितना करीब होंगे उतना ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करेंगे और मॉलिक्यूल, यानी पूरी क्लास एक मॉलिक्यूल है, उसको अनस्टेबल बना देंगे। तो आप बताएं, वो क्लास इंचार्ज अगर चाहता है कि क्लास स्टेबल रहे तो क्या करेगा? वो उन दोनों लड़ाके स्टूडेंट्स को पास पास बिठाएगा, एक बेंच छोड़ के बिठाएगा, 2 बेंच छोड़ के बिठाएगा, या ये कहेगा कि मैं क्लास इंचार्ज हूँ, एक स्टूडेंट तुम मेरे दाएं बैठ जाओ, एक स्टूडेंट तुम मेरे बाएं बैठ जाओ। तो ये वो डिस्टेंस है जहाँ पर वो दोनों स्टूडेंट्स लड़ने से अवॉइड करेंगे, मिनिमम लड़ाई के चांस होंगे, जिससे क्लास का एनवायरनमेंट क्या होगा? बेहतर हो जाएगा। सेम इसी तरह समझ लें, ये क्लास टीचर है और ये भी 2 स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट 45 एंगल पे बैठा है, दूसरा भी 45 एंगल पे बैठा है एक दूसरे से, तो ये करीब है, अभी भी ये लड़ाई कर सकते हैं, ये इसकी तरफ कोई चीज फेंक सकता है कि टीचर को नजर ना आए। तो इनमें रिपल्शन मैक्सिमम, लड़ाई मैक्सिमम, एनर्जी मैक्सिमम और स्टेबिलिटी मिनिमम हो जाएगी। तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा, क्लास स्टेबल नहीं होगी। हम कहते हैं जी 45 की बजाय इसको 90 पे रख देते हैं। जब 90 पे करते हैं फिर ये करीब है, अभी भी इनमें रिपल्शन मैक्सिमम होगी और अनस्टेबिलिटी होगी। कहते नहीं और ज़्यादा दूर करते हैं, 120 पे कर देते हैं, अभी भी ये
इनकी रिपल्शन मिनिमम तो होगी इसकी निस्बत, लेकिन अभी भी रिपल्शन से एनर्जी ज़्यादा होगी, सिस्टम अनस्टेबल होगा। हम कहते हैं जी सबसे बेहतर क्या है फिर कि इनको 180 के एंगल पे बैठा दो। जैसे मैंने कहा था एक को अपने दाएं बैठा लो, एक को अपने बाएं बैठा लो। अपने दाएं और बाएं बैठाने से ये दो स्टूडेंट्स के दरमियान पूरी क्लास में मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है। यानी कि ये ए इस बी को कहे तुम इधर रहो, इस बी को तो कहे तुम इधर रहो। अब ये बॉन्ड पेयर इस बॉन्ड पेयर से 180 के एंगल पे, इसको इस डायग्राम से देख सकते हैं आप कि ये जो है समझ लें कि दरमियान में ए है, ये जो ग्रीन बॉल्स हैं ये बी एटम्स हैं, इनके दरमियान देखें ये जो अरेंजमेंट है ये मैक्सिमम डिस्टेंस की अरेंजमेंट है। यहाँ पर जो है इनके लड़ाई के होने के चांसेस, इनकी रिपल्शन मिनिमम लेवल पे होगी। और आपको पता है जब रिपल्शन मिनिमम होती है तो एनर्जी भी मिनिमम होती है, और जब एनर्जी मिनिमम हो तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है। इसका मतलब Ab2 मॉलिक्यूल की ये अरेंजमेंट सबसे ज्यादा अनस्टेबल है क्योंकि ये करीब है, रिपल्शन सबसे ज्यादा है। ये उससे बेहतर है, ये उससे बेहतर है। और सबसे स्टेबल अरेंजमेंट कौन सी है? Ab2 टाइप की ऐसी अरेंजमेंट जिसमें बॉन्ड पेयर्स ने अपने आप को मैक्सिमम दूर रखा, मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट रखा एट 180 डिग्री पर, जिसकी ज्योमेट्री या शेप क्या बनती है? लीनियर। तो इसको हम कहेंगे, तो बेसिक असम्पशन अब हम समझते हैं क्या है। बेसिक असम्पशन ये कहती है कि सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे ये अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखेंगे ताकि रिपल्शन मिनिमम हो, एनर्जी मिनिमम हो और स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो। क्या मतलब? इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम विल अरेंज देमसेल्व्स एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट। जैसा कि ये मैक्सिमम डिस्टेंस मैंने आपको इस मॉडल में बताया है कि 180 डिग्री पर ये मैक्सिमम डिस्टेंस होगा इस मॉलिक्यूल में जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर 2 होंगे, तो ये मैक्सिमम स्टेबल होगा। एक और मिसाल लेते हैं, Ab3 मॉलिक्यूल है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए। अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएं तो याद रखें कि इसकी अरेंजमेंट मैंने ये बनाई है, इसमें इन दोनों के दरमियान 90 का एंगल है, इधर भी 90 है, इधर 180 है। इनका तो दूर है लेकिन यहाँ 90 की वजह से इसकी रिपल्शन ज्यादा होगी, ये सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। इसके परक्स ये स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ एंगल जो है इसका 120 डिग्री है, यहाँ 90 बनता था तो 120 डिग्री इज द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस। क्योंकि 3 बी आ गए ना, जैसे मैंने कहा 2 स्टूडेंट है तो आपको एक को दाएं बैठा लेंगे, एक को बाएं बैठा लेंगे। अब स्टूडेंट अगर 3 हो तो आप उनको एक को सामने भी कहीं बैठा लेंगे दूर करके, यानी कि क्लास के अंदर जो मैक्सिमम पॉसिबल दूर बैठा सकते हैं। तो वो अरेंजमेंट क्या बनती है? अगर हम इलेक्ट्रॉन पेयर्स की 3 डायमेंशनल में बात करें तो ये इसकी अरेंजमेंट बनती है 120 बॉन्ड एंगल। यहाँ देखिए आप, ये स्ट्रक्चर बनता है इसका, 120 बॉन्ड एंगल सारे बनते हैं। तो जो अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम के, तो वो 120 के एंगल पे मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे और इनकी रिपल्शन मिनिमम होगी और स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो ये 120 डिग्री एंगल पे जब रहेंगे तो ये जो 3 कॉर्नर्स को अगर हम आप उसमें मिलाएं तो ये जो अरेंजमेंट बनती है इसको हम कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर या ट्राइएंगुलर प्लेनर। ये ट्राइएंगुलर प्लेनर इसकी शेप और ज्योमेट्री होगी, ये हमने कौन बताता है? हमें वेस्पर थ्योरी बताती है। तो इससे हमें पता चला इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। अगर उसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और वो 3 कॉर्नर्स के ऊपर पड़े हुए हैं 120 के एंगल पर। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, अगर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो उसको आप इस तरह भी तो रख सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन पेयर को, जैसे कि यहाँ पे है। अगर मैं कहूँ कि इस कार्बन के पास मीथेन है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल हैं, तो ये देखो इनका एंगल क्या बनता है? 90 90 90। तो 90 डिग्री पे ये नहीं रहेंगे क्योंकि ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। अगर कार्बन के चारों हाइड्रोजन 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पे होते तो इनका एंगल बनता है 90 डिग्री बिटवीन दीज 2 बॉन्ड्स। इसको बॉन्ड एंगल कहते हैं। 2 बॉन्ड्स के दरमियान जो एंगल है उसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल। तो ये बॉन्ड एंगल 90 डिग्री बनेगा, तो 90 डिग्री में बहुत रिपल्शन होगी। जब रिपल्शन होगी तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, लेकिन ये मॉलिक्यूल स्टेबल है। इसका स्टेबल होना इसकी बात का सबूत है कि इसका स्ट्रक्चर 2 डायमेंशन में नहीं है बल्कि 3 डायमेंशन में है। तो उसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ, इस मॉडल में देखें जरा। ये मॉडल में आप इसका स्ट्रक्चर देखें, क्या है ये? इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। क्या एंगल कहते हैं इसको? इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं हम? टेट्राहेड्रल। और इसकी ये जो अरेंजमेंट है, इसमें ये जो बॉन्ड एंगल इस बॉन्ड एंगल से है, ये बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल जो यहाँ बना हुआ है, ये सारे बॉन्ड एंगल्स क्या हैं?
109.5 डिग्री। क्या बॉन्ड एंगल है? 109.5 डिग्री। अगर इस स्ट्रक्चर को देखें तो बॉन्ड एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में ये करीब होंगे, रिपेल करेंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे। जबकि वेस्पर थ्योरी क्या कहती है कि ये जो सेंट्रल एटम ए है, ये जो सेंट्रल एटम है ए, ये कार्बन है फर्ज करो, ये चारों हाइड्रोजन को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखेगा। तो जो इससे मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखने का मतलब है ये बॉन्ड एंगल 109.5, 109.5, ये बॉन्ड एंगल भी 109.5, ये वाला भी, ये इसको मैं ऐसे कर दूं तो ये वाला भी, तो ये सारे एक जैसे हैं। सारे बॉन्ड एंगल जहां से मर्जी देख लें, इस तरह स्ट्रक्चर कर लें, इस तरह स्ट्रक्चर कर लें, तो ये जो अरेंजमेंट बनती है, इसके कॉर्नर को, इसके कॉर्नर को, इसके कॉर्नर्स को आपस में मिलाएं तो ये शेप क्या बनेगी? ये ज्योमेट्री क्या बनेगी? टेट्राहेड्रल। तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसकी बनेगी, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। तो बेसिक असम्पशन हमने अभी आपको सामने से समझाई है कि सेंट्रल एटम किसी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का या पॉलीवैलेंट सेंट्रल एटम जो होगा, उसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो एक दूसरे को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखेंगे। मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखने से जो उनकी अरेंजमेंट आएगी वो स्टेबल अरेंजमेंट होगी और वो ही उस मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री होगी। लीनियर है यहाँ पर, अगर AB2 180 पे रेंज होते हैं तो ये वेस्पर थ्योरी सजेस्ट करती है ये वाला स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है क्योंकि अनस्टेबल है। AB3 में ट्राइगोनल प्लेनर वेस्पर थ्योरी सजेस्ट करती है कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट में मैक्सिमम स्टेबल होंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं तो वो कौन सी अरेंजमेंट में स्टेबल होंगे? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में, जहां बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109.5 डिग्री। और ये स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स होगा, जिसको हम यहाँ पे ज्योमेट्री भी कहेंगे और इसको हम शेप भी कहेंगे। लेकिन अगले लेक्चर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ज्योमेट्री और शेप में क्या फर्क है, हर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या शेप भी वही होगी जो ज्योमेट्री है, ये हर दफा जरूरी नहीं है। जैसा कि आपके सामने ये मीथेन है, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो इसकी ज्योमेट्री बनती है टेट्राहेड्रल और इसकी शेप भी टेट्राहेड्रल है। लेकिन हम बाद में डिस्कस करेंगे कि जो अमोनिया है इसके टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर तो 4 हैं, 4 की अरेंजमेंट क्या बनती है? अभी हमने पढ़ा टेट्राहेड्रल। लेकिन इसके एक लोन पेयर आने की वजह से इसकी शेप चेंज हो जाएगी, इसकी शेप टेट्राहेड्रल नहीं होगी लेकिन ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल ही होगी। सेम इस तरह वाटर में भी इलेक्ट्रॉन पेयर कितने मैंने बताए थे? 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें भी कितने हैं? 4। इसमें भी कितने हैं? 4। इसमें भी कितने हैं? 4। तो जब तक इलेक्ट्रॉन पेयर सेम होंगे तो ज्योमेट्री सेम होगी टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप भी टेट्राहेड्रल होगी ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि शेप जो डिसाइड करती है वो बॉन्ड पेयर्स करते हैं और जो ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं हम वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर मिला के करते हैं। मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं इसमें, तो ये इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल, इसकी शेप भी टेट्राहेड्रल। लेकिन यहां देखें इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल 4 हैं, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। तो 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? 4। तो ज्योमेट्री हम डिसाइड करेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इंक्लूडिंग बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। तो वो इसमें भी 4 हैं, वो इसमें भी 4 हैं। तो मीथेन की ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। अमोनिया की ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। और वाटर की ज्योमेट्री भी क्या होगी? टेट्राहेड्रल। लेकिन जब मैं शेप पूछूंगा तो इसकी ज्योमेट्री जो है वही शेप है क्योंकि इसमें लोन पेयर नहीं है। लेकिन यहाँ ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल है क्योंकि ज्योमेट्री डिसाइड होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से। तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल 4 हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर मिला के। लेकिन जो शेप डिसाइड करते हैं वो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स की अरेंजमेंट से डिसाइड करते हैं। तो इसकी शेप जो है टेट्राहेड्रल नहीं होती बल्कि पिरामिडल होती है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और ये जो वाटर है इसके अंदर जो ये ऑक्सीजन है, इसके पास जब 2 लोन पेयर आ जाते हैं, ये 2 लोन पेयर आ गए और ये 2 हाइड्रोजन आ जाते हैं इस तरह, तो इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें देखें टोटल 4 ही हैं, 1 2 3 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर की अरेंजमेंट मैक्सिमम डिस्टेंस पे क्या बनेगी? टेट्राहेड्रल। लेकिन इसकी शेप टेट्राहेड्रल नहीं होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो सारे बच्चों को नहीं पता होता। वो ज्योमेट्री और शेप को एक ही कंसिडर कर रहे होते हैं जो कि ऐसा नहीं है। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसकी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं। ज्योमेट्री डिसाइड करते वक्त लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों शामिल करके जो अरेंजमेंट बने वो टेट्राहेड्रल बनती है, दोनों चारों की अगर देखें तो। लेकिन
इसके बॉन्ड पेयर दो हैं तो शेप डिसाइड करते हैं अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर से। तो इसकी शेप जो है, चूंकि ये बॉन्ड पेयर दो हैं तो ये इसकी शेप बनती है, इसको कहते हैं वी शेप्ड, बेंट या एंगुलर। वी शेप क्यों कहते हैं? इंग्लिश का वी लेटर बनता है अगर उल्टा करके देखें तो वी शेप्ड, बेंट या एंगुलर। इसकी शेप क्या बनती है? पिरामिडल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, शेप पिरामिडल है। इसकी शेप भी टेट्राहेड्रल और ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल, क्योंकि इसमें लोन पेयर नहीं है। किसी एटम के वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उतने ही बॉन्ड पेयर हों, लोन पेयर ना हो तो उसकी ज्योमेट्री जो होगी उसकी शेप भी वही होगी। तो ये हमने बेसिक असम्पशन तक वेस्पर थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी। क्या डिस्कस करेंगे? पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी। और इसको बड़ी तफसील से हम उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, बॉन्ड एंगल्स को डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर जो है इसको आप कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपकी बेस बनाया गया है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।